सोचो अगर एक सुबह उठते ही पता चले कि पूरी दुनिया का पानी हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग अपनों तक का सौदा करने लगे हों, खेत सूख चुके हों, जानवर मर रहे हों और पूरे शहर धीरे धीरे मिटते जा रहे हों। ऐसी दुनिया में जिंदा वही रह पाएगा जो सबसे मुश्किल फैसला लेने की हिम्मत रखता हो। आज की कहानी उसी बेरहम दुनिया की है। कभी इस धरती पर हरियाली थी, नदियां बहती थीं और लोगों को पानी की कीमत भी नहीं पता थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। बारिश ने इस दुनिया का साथ छोड़ दिया, खेत सूख गए, नदियां गायब हो गई और इंसानों की सबसे बड़ी लड़ाई अब जमीन या सोने के लिए नहीं, सिर्फ एक घूंट पानी के लिए होने लगी। इस उजड़ी हुई दुनिया में एक किसान रहता है। अर्नेस्ट। कभी उसके खेत दूर दूर तक फैले रहते थे, लेकिन कई सालों से बारिश न होने की वजह से पूरी जमीन बंजर हो चुकी है। उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं। फसल बचाने के लिए उसे महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है। अर्नेस्ट कई बार अधिकारियों से मदद मांगता है। वो उन्हें समझाता है कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो उसकी जमीन फिर से हरी हो सकती है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। आखिरकार वह खुद अपनी जमीन में कुआं खोदने का फैसला करता है। दिन, हफ्ते और कई दिनों की मेहनत के बाद भी उसे एक बूंद पानी नहीं मिलता। उसकी मशीन भी जवाब दे देती है और उसके साथ उसकी उम्मीदें भी टूटने लगती हैं। एक रात दो अजनबी उसकी जमीन पर आते हैं। पहले ऐसा लगता है कि वे सिर्फ पानी मांग रहे हैं, लेकिन अर्नेस्ट को जल्दी ही समझ आ जाता है कि उनका असली निशाना उसकी मशीन चुराना है। वो तुरंत बंदूक निकालकर उन्हें रोक देता है। डरे हुए दोनों लोग पानी की भीख मांगने लगते हैं। कुछ पल के लिए अर्नेस्ट का दिल पिघल जाता है, लेकिन अगले ही पल दोनों अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। अब अर्नेस्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए दोनों पर गोली चला देता है। अगले दिन अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ पानी लेने निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बड़े निजी वाटर प्रोजेक्ट से होती है। यहाँ विशाल मशीनें जमीन के अंदर से पानी निकालती हैं, लेकिन ये पानी गरीबों के लिए नहीं बल्कि शहर के अमीर लोगों को ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। इस पूरे सिस्टम को संभाल रहा है मैक्स। अर्नेस्ट उससे विनती करता है, तुम्हारी मशीनों ने हमारे इलाके का सारा पानी खींच लिया है। अगर इन्हें कहीं और ले जा तो शायद हमारी जमीन फिर से जिंदा हो जाए। लेकिन मैक्स उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर देता है। मजबूर होकर अर्नेस्ट जितना थोड़ा पानी मिल सकता है लेकर वापस लौट जाता है। घर लौटते समय पानी की कमी और लगातार मेहनत ने अर्नेस्ट के शरीर को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और वह बुरी तरह गिर पड़ता है। उसके पैर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साथ आया उनका मेहनती मैकेनिकल खरगोश भी अब बेकार हो चुका है। बहुत दर्द के साथ अर्नेस्ट उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। घर पहुंचने पर उसकी बेटी मैरी घर का काम संभाल रही होती है। अब परिवार के पास कमाने का एक और सहारा खत्म हो चुका है, इसलिए अर्नेस्ट और उसका बेटा नया काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। काम की तलाश में अर्नेस्ट एक फैक्ट्री पहुंचता है जहां इंसानों की जगह मशीनें बेचने की तैयारी चल रही होती है। पूरे इलाके के लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। हर कोई ऐसी मशीन खरीदना चाहता है जो इस कठिन दुनिया में उनकी मदद कर सके। उसी भीड़ में एक आदमी भी मौजूद है, फ्लैम। उसकी नजर भी उसी मशीन पर होती है, लेकिन आखिरी बोली अर्नेस्ट लगा देता है और मशीन उसके हाथ लग जाती है। फ्लैम के चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती है, लेकिन उसके मन में जलन की आग भड़क चुकी होती है। इसके बाद अर्नेस्ट अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल जाता है। एक पुराने हादसे के बाद वो अब सिर्फ एक खास मेडिकल मशीन की मदद से जिंदा है। अर्नेस्ट चाहता है कि पत्नी को घर ले आए, लेकिन उस मशीन की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसके लिए यह सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। इसलिए पूरा परिवार मजबूरी में उसे अस्पताल में ही छोड़कर वापस लौट आता है। घर लौटते समय अर्नेस्ट की मुलाकात अपने पुराने जानने वाले रूबी से होती है। रूबी की हालत बेहद खराब है। घर में खाने को कुछ नहीं, पानी खत्म, जेब पूरी तरह खाली। मजबूरी इतनी बढ़ चुकी है कि वह अपने ही बच्चे को किसी अमीर आदमी के हाथ बेचने की सोच रहा है। ये देखकर अर्नेस्ट उसे रोकता है। वो समझाता है, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर तुमने आज अपना बच्चा खो दिया तो ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। रूबी कुछ पल चुप रहता है, फिर अचानक एक ऐसी बात कह देता है जो अर्नेस्ट को अंदर तक हिला देती है।
रूबी बताता है कि अर्नेस्ट की बेटी मैरी किसी लड़के से छिपकर मिल रही है। ये सुनते ही अर्नेस्ट सीधे घर पहुंचता है। वो मैरी से सच पूछता है, लेकिन मैरी अब छोटी बच्ची नहीं रही। वो साफ कह देती है, ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मैं ही करूंगी। बेटी की ये बात सुनकर अर्नेस्ट टूट जाता है। गुस्से में वह मैरी को कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह अर्नेस्ट को पता चलता है कि उसका मैकेनिकल खरगोश गायब हो चुका है। उसे सबसे पहले शक फ्लैम पर होता है, क्योंकि वही इस मशीन को खरीदना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि अर्नेस्ट फ्लैम तक पहुंच पाता, वाटर कंपनी के हथियारबंद लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। बिना कुछ सुने वे अर्नेस्ट को बेरहमी से पीटते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो उस पर एक गंभीर आरोप लगाया जाता है, तुमने हमारी कंपनी का पानी चुराया है। अर्नेस्ट लाख समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। इसी तरह मौका देखकर अर्नेस्ट वहां से भाग निकलता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बेगुनाही साबित करना। उसे पूरा यकीन है कि इस पूरे खेल के पीछे फ्लैम का हाथ है, इसलिए वह उसे ढूंढ निकालता है। बंदूक की नोक पर अपने साथ ले जाता है ताकि असली गुनहगार सबके सामने आ सके। लेकिन इस सफर में अर्नेस्ट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। शरीर पानी की कमी से जवाब देने लगा है, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। अर्नेस्ट और फ्लैम अब साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अर्नेस्ट बुरी तरह घायल है, उसके होंठ सूख चुके हैं और शरीर पूरी तरह पानी की कमी से टूट चुका है। तभी फ्लैम उसे एक छुपी हुई पानी की जगह दिखाता है। वो कहता है, यहाँ जितना चाहे पानी पी लो। अर्नेस्ट कुछ घूंट पानी पीकर खुद को संभालता है, लेकिन वह पानी बेचकर अमीर बनने का लालच ठुकरा देता है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज अभी भी अपनी बेगुनाही साबित करना है। कुछ दूर चलते ही अर्नेस्ट की हालत भी बिगड़ने लगती है। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह पाता है। उसी पल फ्लैम धीरे धीरे एक बड़ा पत्थर उठाता है। अर्नेस्ट को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिसके साथ वह चल रहा है वही उसका कातिल बनने वाला है। अचानक फ्लैम पूरी ताकत से पत्थर उसके सिर पर मार देता है। अर्नेस्ट जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। अर्नेस्ट की मौत के बाद फ्लैम तुरंत अपनी चाल चल देता है। वो ऐसा सबूत तैयार करता है जिससे लोगों को लगे कि अर्नेस्ट की मौत एक मशीन की वजह से हुई है। अब किसी को उस पर शक न हो, इसलिए वह सीधे अर्नेस्ट के घर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मैरी से होती है। यहीं पहली बार पता चलता है कि फ्लैम वही लड़का है जिससे मैरी प्यार करती थी। मैरी उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार भी यही आदमी है। घर लौटने पर जीरो को दिलासा देता है। वो दुख जताने का नाटक करता है और परिवार के साथ खड़ा होने की बात करता है। दुख में डूबा जीरो उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। कुछ समय बाद फ्लैम कहता है कि वह मैरी से शादी करना चाहता है। जीरो भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्लैम का असली मकसद प्यार नहीं, अर्नेस्ट की पूरी जमीन पर कब्जा करना है। फ्लैम अब वाटर कंपनी के अधिकारियों से हाथ मिला लेता है। वो एक सौदा रखता है, अगर उसे ज्यादा पानी दिया जाए तो वह अपनी जमीन पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाएगा और होने वाले मुनाफे का हिस्सा कंपनी को देगा। कंपनी तुरंत तैयार हो जाती है। अब वही जमीन जो अर्नेस्ट के समय सूखी पड़ी थी धीरे धीरे फिर से हरी होने लगती है। कुछ समय बाद फ्लैम और मैरी की शादी भी हो जाती है। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन इस खुशहाल चेहरे के पीछे एक खून से रंगा हुआ सच छिपा हुआ है। कुछ महीनों बाद फ्लैम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी जमीन फिर से हरी हो चुकी थी, फसलें लहलहा रही थीं और हर तरफ उसे सफल इंसान माना जा रहा था। लेकिन तभी बैंक के कुछ अधिकारी उसके घर पहुंचते हैं। वे बताते हैं जिस जमीन पर वह मेहनत कर रहा है उस पर अर्नेस्ट का पुराना कर्ज अभी भी बाकी है। अगर तय समय तक पैसा नहीं चुकाया गया तो पूरी जमीन बैंक अपने कब्जे में ले लेगा। ये सुनते ही फ्लैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पैसों का इंतजाम करने के लिए फ्लैम फिर एक नया खेल खेलता है। वह सीधे रूबी के पास पहुंचता है। रूबी पहले
से ही गरीबी में डूबा हुआ है। फ्लैम उससे कहता है, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर सकता हूँ, बस मेरे साथ चलो। बेबस रूबी उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन फ्लैम का इरादा मदद करना नहीं था। वो चोरी छिपे रूबी के बच्चे को इंसानों की तस्करी करने वालों के हाथ बेच देता है। इसके बदले उसे मोटी रकम मिल जाती है। जब रूबी को सच्चाई पता चलती है, वो गुस्से में फ्लैम पर टूट पड़ता है, लेकिन तस्करों के अपने नियम होते हैं। सौदा पूरा होने के बाद कोई वापसी नहीं, और अगले ही पल रूबी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। इस गोलीबारी में अर्नेस्ट का पुराना रोबोट भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। फ्लैम उसे वहीं छोड़कर भाग निकलता है। उसे लगता है अब कोई सबूत नहीं बचा, लेकिन उसे नहीं पता इस रोबोट में एक खास सिस्टम लगा हुआ था। अगर मालिक उसे छोड़ दे तो उसका सिस्टम रीसेट होकर वो अपने असली मालिक के पास लौटने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वही रोबोट अपने पुराने घर की ओर बढ़ने लगता है। उधर फ्लैम बैंक का कर्ज चुका देता है। बाहर से सब कुछ फिर सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जीरो के मन में अब भी कई सवाल घूम रहे हैं। खाना खाते समय वो फ्लैम से पूछ बैठता है, अगर रोबोट बेच दिया था तो वो वापस कैसे आ गया? ये सवाल सुनते ही फ्लैम का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में बात टाल देता है। यहीं से जीरो का शक यकीन में बदलने लगता है। एक दिन जीरो जानबूझकर फ्लैम से कहता है, रूबी तुम्हें ढूंढ रहा है। ये नाम सुनते ही फ्लैम का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि रूबी तो बहुत पहले मर चुका था। यहीं से फ्लैम के मन में डर घर कर जाता है। अगले दिन फ्लैम को एक चिट्ठी मिलती है। उस पर रूबी का नाम लिखा होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो चिट्ठी खोलता है, लेकिन उसमें लिखा हर शब्द उसके अंदर का डर और बढ़ा देता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके सारे पाप अब उसके सामने लौट रहे हैं। वो समझ नहीं पाता ये सब कौन कर रहा है। अगले दिन फ्लैम उसी जगह पहुंचता है जहां उसे रूबी ने मिलने के लिए बुलाया था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे बने एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आती है। फ्लैम सिर उठाकर देखता है और सामने खड़ा था जीरो। उसी पल फ्लैम सब कुछ समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जीरो को उसके हर गुनाह का सच पता चल चुका है। डर से कांपते हुए फ्लैम हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वो कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। जीरो को अपने पिता की मौत, अपने परिवार का दर्द और फ्लैम की हर धोखेबाजी याद आ जाती है। बिना एक शब्द कहे वो फ्लैम का हमेशा के लिए अंत कर देता है। फ्लैम की मौत के बाद जीरो के पास अपने पिता की जमीन, खाने का सामान और सबसे कीमती चीज पानी, सब कुछ वापस आ जाता है। अब पहली बार उसे लगता है कि उसके पिता का सपना फिर से जिंदा हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां 99% पानी हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो, और जो थोड़ा सा पानी बचा हो उस पर भी सिर्फ एक ही किले का कब्जा हो। नीचे पूरी दुनिया प्यास से तड़प रही हो और ऊपर पानी पर सिर्फ उन्हीं का राज हो। आज की कहानी दिखाएगी कि जब पानी खत्म हो जाता है तो इंसान आखिर क्या बन जाता है। इस उजड़ी हुई दुनिया में एक आदमी अकेला भटक रहा है। उसका नाम है मैक्स। वह किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहना। लेकिन इस दुनिया में अकेले रहना भी आसान नहीं। अचानक कुछ पागल लुटेरे मैक्स का पीछा करने लगते हैं। वे विस्फोटक भाले से उसकी गाड़ी उड़ा देते हैं। मैक्स बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ लिया जाता है। लुटेरे मैक्स को अपने किले में ले जाते हैं। वहां उसका सिर मुंडवा दिया जाता है और उसे जंजीरों में बांध दिया जाता है। तभी पता चलता है मैक्स का नेगेटिव ब्लड है। इस दुनिया में यह सबसे कीमती खून माना जाता है। अब मैक्स एक इंसान नहीं, बल्कि चलता फिरता खून का बैग बन चुका है। मैक्स भागने की कोशिश करता है। लंबी सुरंगों से दौड़ता हुआ वह एक विशाल दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसके सामने है इमॉर्टन जो का किला, एक ऐसा किला जहां पानी भी उसी की मर्जी से मिलता है और हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए जान देने को तैयार हैं। इस किले का मालिक है इमॉर्टन, जो उसका पूरा शरीर सड़ चुका है। सांस लेने के लिए उसे मशीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग उसे भगवान मानते हैं। क्यों?
क्योंकि इस पूरी दुनिया का पानी उसी के कब्जे में है और जिस इंसान के पास पानी हो असल राजा वही होता है। इमॉर्टन जो के पास 5 बेहद खूबसूरत पत्नियां हैं, लेकिन उसके लिए वे पत्नियां नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया हैं। वह चाहता है कि उसका एक बिल्कुल स्वस्थ बेटा पैदा हो जो उसके बाद इस पूरे साम्राज्य पर राज करे, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं है। इसी बीच इमॉर्टन जो कि सबसे भरोसेमंद कमांडर फ्यूरियोसा ईंधन लेकर बाहर जाने का आदेश पाती है। सबको लगता है वह हमेशा की तरह अपना मिशन पूरा करेगी, लेकिन आज उसका इरादा कुछ और ही है। अचानक वह अपना रास्ता बदल देती है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। फ्यूरियोसा का रास्ता बदलते ही किले के लोग शक करने लगते हैं। उधर इमॉर्टन जो का मोटा बेटा दूरबीन से सब देख लेता है। वह तुरंत खबर देता है, जो बिना समय गवाए अपने महल की तरफ दौड़ता है, जो अपने निजी कमरे का दरवाजा खोलता है कि 5 पत्नियां गायब हैं। दीवार पर लिखा संदेश साफ बता रहा है, अब वे कभी वापस नहीं आएंगी। जो समझ जाता है फ्यूरियोसा ने उसे धोखा दिया है। अगले ही पल पूरा किला अलार्म से गूंज उठता है। सैकड़ों गाड़ियां, हथियार और पागल सैनिक सब फ्यूरियोसा का पीछा करने निकल पड़ते हैं। अब यह सिर्फ भागने की कोशिश नहीं रही, यह जिंदगी और मौत की दौड़ बन चुकी है। उधर मैक्स अभी भी कैद है। उसे एक युद्ध गाड़ी के आगे जंजीरों से बांध दिया जाता है। उसका खून सीधे एक बीमार सैनिक के शरीर में चढ़ाया जा रहा है। उस सैनिक का नाम है नक्स। उसके लिए मैक्स सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता ब्लड बैग है। नक्स को लगता है अगर आज वह फ्यूरियोसा को पकड़ ले तो उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। डॉक्टर उसे रोकते हैं, कहते हैं तुम बहुत बीमार हो, लेकिन उसे अपनी जान की नहीं सिर्फ जीत की परवाह है। वह मैक्स को साथ बांधकर सीधे पीछा करने निकल पड़ता है। कुछ ही देर में नक्स सबसे पहले फ्यूरियोसा तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी रेगिस्तान के दूसरे लुटेरे भी तेल की गाड़ी देखकर हमला कर देते हैं। अब फ्यूरियोसा को एक साथ 2 दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है। पीछा करते करते मैक्स की नजर दूर आसमान पर पड़ती है। वहाँ एक विशाल रेत का तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, इतना बड़ा कि उसके सामने पूरी सेना भी छोटी लग रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई इंसान इस तूफान से बच सकता है? कुछ ही सेकंड में वह रेत का तूफान उनके सामने आ जाता है। आसमान पूरी तरह काला पड़ जाता है। बिजलियां, आग के गोले और हजारों टन रेत सब कुछ अपने अंदर निकल रहे हैं, लेकिन फ्यूरियोसा रुकती नहीं। उसे पता है अगर पीछे मुड़ी तो इमॉर्टन जो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नक्स पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता रहता है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, फ्यूरियोसा। तभी फ्यूरियोसा अचानक अपनी गाड़ी मोड़ती है। नक्स की गाड़ी का टायर फट जाता है। पूरी गाड़ी बेकाबू होकर सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है। रेत के तूफान में हर तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है। गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, एक एक करके सब तबाह होने लगते हैं। आखिरकार एक भीषण धमाका होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ देर बाद मैक्स की आंख खुलती है। तूफान गुजर चुका है। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए वाहन और लाशें पड़ी हैं। नक्स अभी भी जिंदा है, लेकिन बेहोश मैक्स तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है। मैक्स अपने हाथ की जंजीर खोलना चाहता है, लेकिन वह अभी भी नक्स से बंधा हुआ है। वह बंदूक उठाता है, सोचता है नक्स का हाथ उड़ा देगा, लेकिन बंदूक में रेत भर चुकी है। गोली चलती ही नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इसी दौरान इसकी नजर दूर खड़ी एक विशाल तेल वाली गाड़ी पर पड़ती है, वही गाड़ी जिसे फ्यूरियोसा चला रही थी। मैक्स बेहोश नक्स को घसीटते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। गाड़ी के पास 5 महिलाएं खुद को साफ कर रही होती हैं। वे अचानक मैक्स को देखकर डर जाती हैं। उन्हें लगता है यह भी इमॉर्टन जो का आदमी है, लेकिन मैक्स किसी पर हमला नहीं करता। उसे सिर्फ अपने हाथों की जंजीर से आजादी चाहिए। मैक्स एक लड़की से लोहे की कटर मांगता है। उसी समय फ्यूरियोसा वहां पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। दोनों जानते हैं अगर एक भी गलती हुई तो कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी एक लड़की दूर उड़ती हुई धूल देखती है। उसका चेहरा बदल जाता है। दूर से इमॉर्टन जो की पूरी सेना फिर से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अब लड़ने का समय खत्म हो चुका है। बचने के लिए उन्हें साथ आना ही होगा। आखिरकार दोनों दुश्मन पहली बार एक टीम बन जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक संकरी घाटी में पहुंचते हैं।
फ्यूरियोसा ने पहले से यहाँ रहने वाले गैंग से सौदा किया था। एक टैंकर पेट्रोल के बदल उन्हें रास्ता मिलना था, लेकिन जैसे ही वे पहुँचे धोखा हो गया। उन्हें रास्ता देने के बजाय पूरा गैंग उनकी गाड़ी लूटने निकल पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरी घाटी युद्ध का मैदान बन गई। चारों तरफ गोलियां, धमाके, आग और तेज रफ्तार गाड़ियां। हर कोई बस एक चीज चाहता था, ईंधन और जिंदगी। किसी तरह मैक्स और फ्यूरियोसा वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पीछे इमॉर्टन जो अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। कई घंटों की भागदौड़ के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जिसे फ्यूरियोसा बचपन से ग्रीन प्लेस समझती थी। उसे यकीन था यहीं नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन सच इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। जहां कभी हरियाली थी वहां अब सिर्फ दलदल और बंजर जमीन बची थी। ग्रीन प्लेस सालों पहले ही खत्म हो चुका था। फ्यूरियोसा पूरी तरह टूट जाती है। अब सबके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो रेगिस्तान में धीरे धीरे मर जाओ या मौत से लड़ो। तभी मैक्स एक ऐसा प्लान बताता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह कहता है, भागना बंद करो, वापस चलते हैं सीधे इमॉर्टन जो के किले पर, क्योंकि उसकी पूरी सेना अभी उनके पीछे है और किला लगभग खाली पड़ा होगा। अगर वे जीत गए तो पानी, खाना और पूरी नई दुनिया उनकी होगी। सब लोग वापस मुड़ जाते हैं। इमॉर्टन जो को जब सम आता है कि शिकार उसके हाथ से निकलकर उसी के घर की तरफ जा रहा है, तो वह पूरी ताकत से हमला कर देता है। अब शुरू होती है पूरी फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई। चलती हुई गाड़ियों पर धमाके, लोहे की जंजीरें, हवा में झूलते योद्धा और मौत का खुला खेल। भीषण लड़ाई के दौरान फ्यूरियोसा बुरी तरह घायल हो जाती है। मैक्स उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार दोनों मिलकर इमॉर्टन जो तक पहुंच जाते हैं और एक ही पल में सालों से लोगों पर राज करने वाले उस तानाशाह का अंत हो जाता है। वे इमॉर्टन जो की लाश लेकर वापस किले पहुंचते हैं। जैसे ही लोग अपने जालिम शासक को मरा हुआ देखते हैं, पूरा किला खुशी से झूम उठता है। सालों बाद पहली बार पानी सबके लिए खोल दिया जाता है। फ्यूरियोसा नई नेता बन जाती है और लोगों को एक नई उम्मीद मिलती है। सब लोग फ्यूरियोसा का स्वागत कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्स चुपचाप भीड़ में खो जाता है। वह न कोई इनाम चाहता है, न कोई पहचान। एक बार फिर वह अकेला इस बर्बाद दुनिया की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और फिर बिना अपना नाम छोड़े गायब हो जाते हैं। जीरो ने आखिरकार अपने पिता का बदला तो ले लिया, लेकिन इस बर्बाद दुनिया में बदला लेने से जिंदगी आसान नहीं होती। अब उसके पास जमीन है, पानी है और जीने का एक नया मौका भी। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम अभी भी वही है, जो आज जिंदा है उसकी बारी कल भी आएगी। और अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि इस परिवार की बर्बादी आखिर शुरू कहाँ से हुई था। और अगले चैप्टर में इस दुनिया का सबसे खतरनाक सच सामने आने वाला है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।